इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है, दिस फॉर्मेट यू हैव टू स्टडी, इसी फॉर्मेट के बेसिस पे आपको इवेल्युएशन करना है और आपको कमेंट देना है कि वो क्रेडिट पॉलिसी एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, इतना क्रेडिट पीरियड अपने को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। नॉर्मल सी बात है, अगर अपने को बेनिफिट होगा तो ही देंगे ना बेटा, दैट्स इट। तो देखो फॉर्मेट कैसा है, सम सॉल्व करते टाइम पे भी यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, सेम, ठीक है। तो देखो नंबर है, पर्टिकुलर्स है, प्रेजेंट पॉलिसी आपकी क्या है, फिर आप क्या प्रपोज करते हो, प्रपोज मतलब आपने क्या सोचा है, बराबर है। कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करने के बाद जिसमें बेनिफिट होगा वो एक्सेप्ट कर लो। तो देखो क्या फॉर्मेट है उसके लिए, सबसे पहला आएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना हो सकता है, पहले वो देखो। अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के लिए बेटा कॉमन सी बात है ना, कितना यूनिट्स आप बेचोगे, सेलिंग प्राइस कितना होगा एक यूनिट का, मल्टीप्लाई कर लो तो सेल्स मिल जाएगा। ये तो नॉर्मल है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। मतलब सबसे पहले आपका मेन पर्पस क्या है, सेल्स निकालना। सेल्स कैसे निकालोगे, आप कितना यूनिट बेचने वाले हो और एक यूनिट का सेलिंग प्राइस क्या, दैट्स इट। तो यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, खत्म, दैट इज व्हाट सेल्स। उसके बाद बेटा फोर्थ है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब वेरिएबल कॉस्ट कितना है पर यूनिट का, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, तो जो भी वेरिएबल कॉस्ट होगा, वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करोगे, कितना यूनिट्स है, समझो जो भी यूनिट्स है 1000 यूनिट्स है, मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट हो गया 2 रुपीज, तो 1000 इंटू 2, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो। अब ये तो आपने पहले भी पढ़ा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, याद आ रहा है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करो तो प्रॉफिट मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा, बराबर है। कॉस्टिंग में भी किया है आपने मार्जिनल कॉस्टिंग में, तो याद रखो क्या, क्या बेटा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी कर चुके हो फर्स्ट ईयर में। तो देखो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, बराबर है। अब वेरिएबल कॉस्ट समझो पर यूनिट में दिया है, तो पहले उसको अमाउंट में कन्वर्ट कर लो पूरा टोटल, तो यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट क्या करो आप, माइनस कर दो, तो आपको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन के बाद क्या करो, फिक्स कॉस्ट जो भी है वो माइनस कर दो, तो फिक्स कॉस्ट है वो माइनस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बराबर है। वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट जानते ही हो, पहले भी पढ़ चुके हो, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब वेरी करता है, सेल्स के ऊपर डिपेंड होता है, राइट है, मतलब बड़ा। और वेरिएबल कॉस्ट क्या करेगा आपका, वेरी करता है, सब पहले पढ़ चुके हो। फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता, इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में फिक्स कॉस्ट आपका फिक्स रहता है, वो चेंजेस नहीं होते हैं, उसमें चेंजेस नहीं होते बेटा, ये सब तो कॉमन पॉइंट है, पहले भी पढ़ चुके हो। तो खाली याद रखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, फिर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस किया तो आपके क्या हो गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, आ गया बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा फॉर्मेट में, चलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो मिल गया आपको। अब देखो नेक्स्ट वन इज व्हाट, बैड डेट्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया ना, अब समझो कितना बैड डेट्स आपने सोचा है, या क्या बैड डेट्स हो सकता है ऑन अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, तो वो आपने देखा, बैड डेट्स ऑन अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो क्या बैड डेट्स ऑन परसेंटेज ऑफ अ सेल्स है, जैसे 1% है, 2% है, क्या रेशो है, क्या परसेंटेज है, तो परसेंटेज ले लिया, तो वो परसेंटेज से आपने बैड डेट्स निकाल लिया। बैड डेट्स हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होता है पता है, सेल्स के ऊपर, तो सेल्स इनटू बैड डेट्स का परसेंटेज, सेल्स इनटू व्हाट बेटा, बैड डेट्स का परसेंटेज, तो वो बैड डेट्स निकाल लिया, बराबर है। उसके बाद अगर और कुछ भी एक्सपेंसेस है, लाइक आप कैश डिस्काउंट दे रहे हो, कलेक्शन के टाइम पे आपने इमीडिएट कलेक्शन करने के लिए, पैसा कलेक्ट करने के लिए आपने कैश डिस्काउंट दे दिया, या कोई भी कलेक्शन का या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हुआ, कलेक्शन का कॉस्ट तो जाता ही है ना बेटा, या एडमिन एक्सपेंसेस कुछ भी है, तो वो सब भी आपने माइनस कर दिया, ठीक है। तो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, अभी लास्ट में क्या था आपका, ये सब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद का केस है, याद रखना। देखो अभी लास्ट में क्या था आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, सी हियर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद आप क्या कर रहे हो बेटा, बैड डेट्स ऑन अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, बराबर है, तो बैड डेट्स निकाला, फिर जो भी एक्सपेंसेस है, कलेक्शन का कॉस्ट है,
कलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट जो भी है, डेटर से रिलेटेड जो एडमिन कॉस्ट हो गया, कलेक्शन का कॉस्ट हो गया, कैश डिस्काउंट हो गया, वो सब आपने माइनस किया। तो माइनस करने के लिए क्या क्या हो गया, बैड डेट्स और एक्सपेंसेस जो है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आया था आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आपने बैड डेट्स एंड एक्सपेंसेस क्या किया, माइनस, राइट है। अब ये दोनों माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद कॉमन सी बात, टैक्स का परसेंटेज ले लो, टैक्स का परसेंटेज जो दिया रहेगा, फिर टैक्स निकालो। कैसे निकालोगे टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और टैक्स का रेट जो है उससे टैक्स निकाल लो। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस किया तो क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया मैंने, राइट है। अब बैड डेट्स, ये टैक्स परसेंटेज है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये तो स्टेप बताया गया, ऐसे टैक्स का परसेंटेज रहेगा, फिर टैक्स निकाला, बराबर है। तो ये सब एडिशनल स्टेप हो गया, ये टैक्स का परसेंटेज, ये तो डायरेक्ट कर सकते हो ना, ये नहीं भी लिखोगे डायरेक्ट आप यहाँ टैक्स निकाल लेने का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 10,000 है, 50% टैक्स है, तो 10,000 का 50% डायरेक्टली। फिर आपने टैक्स माइनस किया तो आपको मिल गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। व्हाट यू विल गेट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बराबर है। तो ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक अपना एक पार्ट ओवर, फर्स्ट पार्ट। तो ये जो फर्स्ट पार्ट था बेटा, वो किससे रिलेटेड है, पूरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बच्चा, याद रखो, सी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का पूरा पार्ट था। ठीक है, तो एक बार फटाफट देखो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के लिए क्या 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 मेन हो गया आपका। देखो सबसे पहला हो गया सेल्स, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस किया तो प्रॉफिट, वो जो प्रॉफिट है उसको हमने क्या बोला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बराबर है। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद क्या माइनस करोगे आप, बैड डेट्स, और क्या माइनस करोगे, जो भी एक्सपेंसेस है, कलेक्शन का कॉस्ट है, बराबर है, वो माइनस करोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। व्हाट यू विल गेट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद आफ्टर दैट व्हाट यू विल गोइंग टू डिडक्ट, यस टैक्स, टैक्स डिडक्ट कर दो तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। व्हाट यू विल गेट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मिल गया, बराबर है। यही तो मेन निकलना है, यही अपना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से रिलेटेड हो जाएगा, दैट्स इट। बेटा बच्चा अब क्या करने का है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स तो हो गया अपना। अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा दैट विल बी व्हाट, एक्सपेक्टेड कॉस्ट। क्या बेटा, इसका स्टेप आएगा एक्सपेक्टेड कॉस्ट। ठीक है, चलो अब एक्सपेक्टेड कॉस्ट में ध्यान देने का। अब एक्सपेक्टेड कॉस्ट कैसे निकलेगा, बराबर है? इसके लिए सबसे पहले आपको करना है इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल। इन्वेस्टमेंट कितना किया है आपने अकाउंट रिसीवेबल में, बराबर है। तो इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल के लिए क्या करना है आपको, ये जो भी होगा वो वैल्यूड होगा एट वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, बराबर है। मतलब जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है, क्या, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट लो और फिक्स कॉस्ट लो, दोनों को प्लस कर लो, बराबर है। मालूम पड़ा कि नहीं, याद रखो यहाँ जो इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल होगा वो कैसे निकलेगा, जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है प्लस फिक्स कॉस्ट है, दोनों को प्लस कर लो तो आपका इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा। और अगर इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, समझो वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो आप क्या करोगे, सेल्स को ही आप इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल लोगे, और क्या करोगे, सेल्स को ही इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल लोगे, और क्या ले सकते, नॉर्मल सी बात है। तो याद रखना और करके दिया, तो इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल मतलब अकाउंट रिसीवेबल में कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, बराबर है। तो उसके लिए क्या है, कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, क्या, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, दोनों को प्लस कर लो, जैसे वेरिएबल कॉस्ट है 1 लाख, फिक्स कॉस्ट है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, चलो 1 लाख ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, वेरिएबल कॉस्ट है 2000 और फिक्स कॉस्ट है 1000, तो कितना हो गया 3000। ठीक है, तो 3000 आपका क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल। और सेल्स, क्या बेटा, सेल्स अगर ये नहीं दिया है ना, याद रखो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही होगी, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। अगर ये नहीं दिया है तो ही आपको सेल्स लेना है, then only you have to consider sales as an investment in account receivable.
बोल सी बात है, ये नहीं होगा तो सेल्स तो वैसे भी इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल है ही, क्रेडिट सेल कर रहे हो तो उतना पैसा ब्लॉक हो गया ना आपका, तो दैट इज व्हाट इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल, दैट्स इट। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, वो नहीं रहेगा तो कॉमन सी बात है, सेल्स अपना इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल तो कॉमन है, बराबर है, क्लियर, राइट है, याद रखो, समझ गया। तो कॉस्ट की बात हो रही है, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, वो नहीं हुआ तो ही आप सेल्स लोगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चलो, बराबर है, समझ गया। सेल्स भी आपका इन्वेस्टमेंट है ना इन अकाउंट रिसीवेबल में, उतना पैसा ब्लॉक हो गया आपका, बट अपने को एक्सपेक्टेड कॉस्ट के बेसिस पे देखना है। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दिया है तो फर्स्ट यू हैव टू कंसिडर वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, देन अगर समझो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट नहीं दिया रहेगा तभी आप सेल्स लो, समझा, मालूम पड़ा, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डू योर कैलकुलेशंस। चलो, तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड कॉस्ट में क्या हो गया, बोलो, इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल आ गया बेटा। अब नेक्स्ट वन क्या आएगा, अब इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल आ गया ना आपका, अब नेक्स्ट देखो, इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल के बाद नेक्स्ट आपका है, दिख रहा है ना, चलो, अब क्या कैलकुलेशन कर रहा है, कैलकुलेशन क्या है बेटा, डेज, वीक, मंथ पर ईयर में। अब इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल के बाद क्या लेना है अपने को, जो भी डेटा है डेज में होगा या वीक्स में होगा, मंथ्स पर ईयर जो भी है, डेज, वीक्स, मंथ्स पर ईयर आपको पता है, डेज 365, वीक्स आपका 52, मंथ्स आपका 12 मंथ्स होता है, ये सबको पता है, ये कॉमन है, ये स्टेप नहीं लिखोगे चलेगा, डायरेक्ट कर सकते हो, बट बता रहा हूँ, डेज 365 डेज के हिसाब से, पर ईयर की बात हो रही है ना, तो 365 डेज, वीक्स आपका 52 और मंथ्स आपका क्या है 12 मंथ्स। चलो, फिर क्या होगा, क्रेडिट पीरियड, क्या बेटा, क्रेडिट पीरियड। अब क्रेडिट पीरियड में वही, कितना क्रेडिट पीरियड आपने दिया है, ठीक है, आपने डेज में जो भी है 90 डेज दिया है, 120 डेज दिया है, या वीक्स में 2 वीक्स, 4 वीक्स, 9 वीक्स, व्हाटएवर, मंथ्स में 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 मंथ, व्हाटएवर, तो क्रेडिट पीरियड, बराबर है, तो वो आपको दिखाना है कितना क्रेडिट पीरियड दिया है, और फिर एवरेज डेटर निकालना है आपको, क्या निकालना बेटा, यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट योर एवरेज डेटर्स। अब एवरेज डेटर कैसे निकालोगे, याद रखो, एवरेज डेटर, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज डेटर। अब एवरेज डेटर निकालने के लिए स्टेप नंबर 16 मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल, व्हाट स्टेप नंबर 16 इज व्हाट, इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय कितना डेज है या वीक्स है या मंथ्स है पूरे साल में, मल्टीप्लाइड बाय 18, 18 मतलब क्रेडिट पीरियड कितना, मतलब कितना क्रेडिट पीरियड अलाउड हुआ। सो हाउ टू कैलकुलेट एवरेज डेटर्स, क्लियर, इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल ले लो, इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, क्रेडिट पीरियड से, और डिवाइड किससे होगा, पूरे साल में कितना डेज है, वीक्स है या मंथ्स, तो क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहेगा ना, या तो डेटा डेज में होगा तो डेज से डिवाइड करो, दैट इज 365 डेज, वीक्स होगा तो 52 वीक से डिवाइड करो, और मंथ्स होगा तो 12 मंथ से डिवाइड करो। मतलब डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी मंथ्स, मंथ्स अगर पर ईयर है तो मंथ्स, वीक्स पर ईयर है तो वीक्स, डेज पर ईयर है तो डेज, दैट्स इट। तो उससे आप एवरेज डेटर अपना कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, कैसे करना है एवरेज डेटर कैलकुलेट, फॉर्मूला क्या हो गया एवरेज डेटर का, इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल, स्टेप नंबर 16, ये वाला देखो इधर, इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल, सी हियर दिस, इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल, ये वाला स्टेप लो आप, इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल मल्टीप्लाइड बाय आपने कितना क्रेडिट पीरियड दिया है डेटर्स को, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय पूरे साल में, अगर मंथ्स है तो डिवाइड बाय 12, वीक्स है तो डिवाइड बाय 52, और डेज है तो डिवाइड बाय 365, दैट्स इट, दैट्स कॉमन थिंग, बराबर है। तो दिस इज द फॉर्मूला, वेरी बेसिक वेरी कॉमन फॉर्मूला, याद रखो, तो उससे आप एवरेज डेटर निकाल लोगे, व्हाट यू विल गोइंग टू कैलकुलेट एवरेज डेटर। चलो, अब एवरेज डेटर तो आ गया, अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, कॉस्ट का परसेंटेज। तो कॉस्ट का परसेंटेज लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बेटा ये परसेंटेज मतलब क्या, अगर आप अपने डेटर में पैसा ब्लॉक नहीं करते, डेटर में आपने जो फंड ब्लॉक कर दिया, वो फंड अगर किधर और लगाते तो आपको कुछ ना कुछ तो रिटर्न जनरेट होता,
होता कि नहीं? तो एक तरह से आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया ना, व्हाट दैट इज व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन। आपने वहां पैसा इन्वेस्ट करने से अच्छा डेटर में लगा दिया तो उतना तो कॉस्ट आपका जा ही रहा है, उतना तो कॉस्ट जा रहा है, उतना तो इनकम आपका फोरगोन हो गया, बराबर है। सो दिस इज व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि आपने नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन मतलब आपने समझो अगर बैंक में पैसा रखते हैं, एफडी रखते हैं, तो वहां से जो आपको इंटरेस्ट मिलता, बराबर है, वो इंटरेस्ट तो आपने लॉस कर दिया ना अपना, तो वो लॉस आपका क्या हो गया, कॉस्ट हो गया, एक तरह से क्या हो गया, कॉस्ट हो गया। या फिर आपने स्टॉक खरीदने के लिए लोन लिया, बराबर है, इंटरेस्ट का कॉस्ट जाता है, वो सब तो कॉमन थिंग है, वो सब तो कॉस्ट आपका जाना ही है। बट सिंपल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट याद रखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब सबको पता है ना, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। अगर आप यहाँ पैसा ब्लॉक नहीं करते, कहीं और लगाते, तो आप अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते थे, आप अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते थे, बट वो रिटर्न का आपका लॉस हो गया ना, दैट्स इट। तो कॉस्ट परसेंटेज आपको दिया रहेगा, एवरेज डेटर का कॉस्ट परसेंटेज। तो कॉस्ट परसेंटेज से आप क्या निकाल लो, कॉस्ट निकाल लो। कॉस्ट कैसे निकालोगे, जो भी एवरेज डेटर है मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट का परसेंटेज, एवरेज डेटर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, बेटा कॉस्ट का परसेंटेज ले लो। तो समझो कॉस्ट का परसेंटेज 20% दे दिया, तो एवरेज डेटर 1 लाख आया, तो 1 लाख का 20% कितना हो गया, 20,000 का कॉस्ट हो गया, बराबर है। अब क्या करोगे, ये कॉस्ट आ गया, प्रॉफिट तो आपको पीछे आया ही है बेटा, प्रॉफिट कितना आया था आपको, सीयर मतलब ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिख रहा है, दिस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और उसमें से कॉस्ट जो आया आपको दिस वन, ये कॉस्ट माइनस कर दो, बराबर है, दिस कॉस्ट विल बी डिडक्टेड। तो अब ये कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको मिलेगा नेट बेनिफिट, पॉजिटिव में आया तो बेनिफिट रहेगा, नेगेटिव में आएगा तो लॉस हो जाएगा, दैट्स इट। तो दिस विल बी व्हाट, योर नेट बेनिफिट, बराबर है। तो नेट बेनिफिट आने के बाद फिर पॉलिसी बेनिफिट निकाल लो। अब समझो इधर आया आपको बेनिफिट 1000 आया और इधर आ रहा है 2000, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, प्रपोज में अच्छा बेनिफिट हुआ कि नहीं। तो प्रपोज पॉलिसी समझो आपकी 90 डेज की है, तो आपको 90 डेज का क्रेडिट सामने वाले को देना चाहिए। तो पॉलिसी बेनिफिट मतलब क्या, ये जो प्रपोज्ड है 2000 है और ये 1000, मतलब 1000 का बेनिफिट हो रहा है आपको, तो आपको क्रेडिट देना चाहिए कितने डेज के लिए, समझो प्रपोज में 90 डेज है, तो 90 डेज का क्रेडिट आपको डेटर्स को देना है, दैट्स इट। तो ये पूरा स्टेप है, यही पूरा स्टेप है क्रेडिट पॉलिसी का, इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, सब कुछ इसी में, चाहे कैसा भी सम रहे सब इजीली हो जाएगा, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया, ऐसा पूरा कैलकुलेशन होता है, दिमाग में रखो, पूरा सीक्वेंस है ये, बराबर है। शॉर्टकट भी कर सकते हो लेकिन पूरा सीक्वेंस याद होना चाहिए कि कैसे होता है इवैल्यूएशन, दैट्स इट। तो ऐसे पॉलिसी बेनिफिट निकाल के अपना जजमेंट दे देगा, जजमेंट कंक्लूजन एनालिसिस दे दो, खत्म, क्लियर। तो ये हो गया